गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे क्या लिखा था आपने? आगे इससे मिड जोड़ लीजिए जो आपने लिखा था, लिख लीजिए। नालसा, नालसा के अंतर्गत, नालसा के अंतर्गत पिछली बार जहां से हम लिखा था उसी का वैसे लिखिए। नालसा के अंतर्गत नालसा के अंतर्गत जिस व्यक्ति की वार्षिक आय नालसा के अंतर्गत जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है उसे उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क वैधानिक सहायता दी जाएगी। उसे उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क वैधानिक सहायता दी जाएगी। निःशुल्क वैधानिक सहायता दी जाएगी, जबकि उच्च न्यायालयों में आर्थिक सीमा का निर्धारण राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा। उच्च न्यायालय में आर्थिक सीमा का निर्धारण राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति जनजाति, इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय की व्यक्ति, किसी आपदा या हिंसा से प्रभावित व्यक्ति, को भी निःशुल्क वैधानिक सहायता दी जाएगी। आपदा या हिंसा से प्रभावित व्यक्ति को भी निःशुल्क वैधानिक सहायता दी जाएगी। व्यक्ति को भी निःशुल्क वैधानिक सहायता दी जाएगी। तो ये एक ऑप्शन है। तो हमने अगर समस्या है तो हमारे पास कोई समाधान भी लेकर आ रहे हैं लोग, तो जिससे कि लोगों को निःशुल्क वैधानिक सहायता मिल पाए, जिसे उच्च न्यायालय में आसानी से प्रवेश कर सके। अगला हेडिंग लिख लीजिए। हम आर्टिकल 22 की बात ही कर रहे हैं अभी। आर्टिकल 22 क्लास 2 पर आए तो हेडिंग लिख लीजिए पुलिस कस्टडी। अगला हेडिंग है पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी पॉइंट नंबर 1, अनुच्छेद 22 के खंड 2 के अनुसार पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे तक ही
हिरासत में रख सकती है। पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे तक ही हिरासत में रख सकती है, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। तो आपको हम याद दिला दें, 24 घंटे तक हिरासत में रख सकती है, इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। तो ये भी बड़ा लूप होल है। कई बार पुलिस किसी व्यक्ति को बैठा लिया और 24 घंटे में फिर आपका विचार ये करेगा कि संडे हो जाए तो, मुहर्रम हो जाए तो भी एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक मजिस्ट्रेट फुल टाइम इसी के लिए बैठा होता है। तो पुलिस वाले कई बार मजिस्ट्रेट के घर पे ही कैदी को ले जाते हैं 24 आवर्स, क्योंकि संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं होती। तो 24 आवर्स का मतलब 24 आवर्स, लेकिन पुलिस के पास तमाम तर्क है। पुलिस कह देगी कि, और इतनी बात ध्यान में रखा गया, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा, दूर वाले मजिस्ट्रेट के नहीं। कोई व्यक्ति वजीराबाद पकड़ा गया तो निकटतम मजिस्ट्रेट यहाँ क्या है, 30 हजारी, लेकिन उसके पास पुलिस के पास बड़े ऑप्शन है। पुलिस कह देगी, अरे भाई पुलिस के पास भी तो आईपीसी में तमाम अधिकार हैं। पुलिस कह देगी यहाँ लोक व्यवस्था कंडीशन ठीक नहीं है, लिहाजा हम 30 हजारी नहीं ले जा सकते, हम द्वारका ले जाएंगे। अब पुलिस द्वारका ले जा रही है तो कह देगी टायर पंचर हो गया 24 घंटे में, तो और भूल लग सकता है ना। यात्रा का समय शामिल नहीं होगा तो यात्रा में टायर भी पंचर हो सकता है, जाम भी लग सकता है। तो पुलिस के पास तमाम लूपहोल होते हैं। तो कई बार तो कहा जाता है कि 24 घंटे में भी बाकायदा वकील का साथ व्यक्ति को मिलना चाहिए, लेकिन यह बात अभी नहीं मानी जाती। पुलिस कस्टडी का मतलब है कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को थाने में रखती है, लॉकअप में रखती है, ये पुलिस कस्टडी है। तो सवाल है कि हमारे यहाँ पुलिस का शासन है या विधि का शासन है? विधि का शासन है। इस अगला हेडिंग लिख लीजिए, न्यायिक हिरासत। न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी। न्यायिक हिरासत या जुडिशियल कस्टडी। तो पहला पॉइंट, 24 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद किसी भी व्यक्ति को हिरासत में तभी रखा जाएगा चौबीस घंटे के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में तभी रखा जाएगा जब पुलिस के द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट, निकटतम अंडरलाइन, जब पुलिस के द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट की अनुमति ली गई हो। जब पुलिस के द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट की अनुमति ली गई हो और मजिस्ट्रेट यदि यह पाता है कि व्यक्ति के विरुद्ध अपराध सही है, यदि मजिस्ट्रेट ये पाता है कि व्यक्ति के ऊपर लगाए गए आरोप पहली नजर में सही हैं, प्रथम दृष्टया सही हैं, व्यक्ति के ऊपर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया, पहली नजर में, प्रथम दृष्टया बड़ा विशुद्ध शब्द है, पहली नजर में सही है, तो उसे सेंट्रल जेल भेजा जा सकता है। तो उसे सेंट्रल जेल भेजा जा सकता है। इसका सीधा मतलब है
अब देखेंगे पुलिस कस्टडी यानी आर्टिकल 20 क्लॉज 4(2) दो हमारे संविधान में कहीं पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी कहीं लिखा नहीं गया है। ये सब तो कानूनी भाषा है, लेकिन संविधान तो उसका आधार दे ही देता है कि आप किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा रखना हो तो मजिस्ट्रेट की परमिशन है, या मजिस्ट्रेट की परमिशन है या लॉ की परमिशन है, विधि। इसलिए हमारे यहाँ पुलिस का शासन नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। तो मजिस्ट्रेट ये देख लेगा कि अमुक व्यक्ति के पास अगर ऐसा लगता है पहली नजर में इस पे लगाए गए आरोप ठीक है, तो कह देगा कि आप 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। तो व्यक्ति पुलिस हिरासत में व्यक्ति पुलिस लॉकअप में रहता है, जुडिशियल कस्टडी में व्यक्ति सेंट्रल जेल में रहता है। अब यहां बात ध्यान से सुनने की, एक सेंट्रल जेल का मतलब है यह राज्य सरकार का जेल होता है। जेल राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय नहीं है। तो फिर सेंट्रल जेल का मतलब यह होता है डिस्ट्रिक्ट का सेंट्रल जेल, संघ सरकार का जेल नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जेल राज्य सूची का विषय ही है। कई चीजें रटने की आवश्यकता नहीं होती, लॉजिकल उसका उत्तर मिल जाता है। और जुडिशियल कस्टडी में रखने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया तो आप कहेंगे क्या उसके बाद उसको पुलिस कस्टडी में दिया जा सकता है? उसका उत्तर है हाँ। अगर पुलिस को लगता है, अगर कोई व्यक्ति सेंट्रल जेल में बंद है और पुलिस कह रही है कि हम जांच में हमें सबूत इकट्ठा करना है, उस व्यक्ति को उस स्थान पर ले जाना जरूरी है, तो मजिस्ट्रेट से परमिशन के बाद उस व्यक्ति को पुलिस अपने पास ले आएगी। और आप ये देखिएगा कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होता है, बाकायदा उसका मेडिकल चेकअप होगा। जुडिशियल कस्टडी में रखे गए व्यक्ति के खिलाफ 3rd डिग्री का प्रयोग नहीं हो सकता। 3rd डिग्री मतलब जानते हैं हम लोग, उल्टा लड़का के मारना, जो लॉ में कहीं नहीं हमारे यहाँ। इसे पुलिस के पास तो 24 घंटे क्या 4 घंटे ही पर्याप्त थे। मेरे एक परिचित थे, एक जगह कहीं पुलिस स्टेशन के पास रहते थे, तो अचानक वो अपना घर और बेच के वहां से भाग गए। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? उन्होंने कहा यार रात में बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। तो अब ये कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन आज ऐसा सिस्टम नहीं है। तो यही तो नया लॉ कह रहा है भाई, एविडेंस अब डिजिटल लीजिए। पुलिस को अब व्यक्ति को पिटाई से क्या मतलब है? कई बार निर्दोष लोग भी पिट जाते हैं। पुलिस भाई शक के बिना पर किसी को उठाती है, तो शक तो किसी पे हो सकता है। इसलिए आप याद रखिए, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम, अगर एक व्यक्ति एक बार किसी ने अपराध कर दिया तो जैसे क्षेत्र में अपराध होगा पुलिस का पहला हाथ उसके ऊपर जाएगा। हो सकता है कि एक बार, इसलिए एक बार का अपराधी दुनिया बाहर आ नहीं पाता, वो पुलिस हमेशा ले जाएगी उसको। पुलिस हमेशा ले जाएगी तो और कोई काम कर ही नहीं सकता, तो पुलिस का शक उस पर हमेशा रहेगा। इसलिए जुडिशियल कस्टडी रखी जाती है। और खास तौर पे आप देखेंगे जुडिशियल कस्टडी में भी मजिस्ट्रेट की परमिशन से व्यक्ति को पुलिस के हवाले सौंपा जा सकता है। अतीक अहमद जब मारा गया तो जुडिशियल कस्टडी में था, जुडिशियल कस्टडी में था और पुलिस ले जा रही थी सबूत इकट्ठा करने। जुडिशियल कस्टडी में किसी का मार दिए जाना ये राज्य की विफलता है। और इसलिए आप याद रखिए, जुडिशियल, अगर कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में है तो पुलिस को यहां तक ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो लटके पुटके नहीं। लटकने का मतलब है तो भी समस्या है। जुडिशियल कस्टडी में किसी का मर जाना या जेल में किसी का मर जाना, इसका मतलब राज्य ने मार दिया। राज्य मारने के लिए है, जिलाने के लिए है। इस सब मानव अधिकार के भारत में गंभीर आरोप लगते रहते हैं, क्योंकि पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति का मरना नहीं चाहिए। लेकिन समस्या दूसरी है, हम व्यवहारिक समस्या जुडिशियल कस्टडी पुलिस कस्टडी से बढ़ के है। अब सवाल है, किसी को जुडिशियल कस्टडी में रख दिया गया, अब सेंट्रल जेल में रखा गया, अब उसका ट्रायल शुरू होगा, उसके ऊपर चार्जशीट आएगी, चार्जशीट पुलिस लेकर आएगी। अब जब पुलिस लेकर आएगी तो अब वो अपना बचाव करेगा, सरकार अपना पक्ष रखेगी। इस पूरी प्रक्रिया में 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं। इसका मतलब है जज किसी को दंड देगा तब जब सुनवाई पूरी होगी। अब किसी के ऊपर है, हत्या का आरोप है, लेकिन सवाल है कि हो सकता है बाद में उसके खिलाफ कोई सबूत आ ही ना पाए, तो फ्री करना पड़ेगा। ये हमारी एक बड़ी विडंबना है, जो प्रक्रिया ही प्रॉब्लमेटिक है। कैसे आप लिख लीजिए, इसी में लास्ट पॉइंट है, भारत में
किसी व्यक्ति को न्यायालय ही दंडित कर सकता है? किसी व्यक्ति को न्यायालय ही दंडित कर सकता है। इसलिए इसलिए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इसलिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मतलब क्या है? जीप पलट जाए, इनकाउंटर हो जाए, इसलिए मतलब न्यायेतर हत्या इसे कहते हैं, न्यायेतर हत्या, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। अच्छा, कुछ फ्रेज इतने इंपॉर्टेंट होते हैं उसको देवनागरी लिपि में आप लिख सकते हैं बजाय पूरा हिंदी करने के। क्या लिखा आपने? क्या लिखा? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भारत में विधि के शासन का उल्लंघन है। भारत में विधि के शासन का उल्लंघन है और मानव अधिकारों के विरुद्ध है। विधि के शासन का उल्लंघन है और मानवाधिकारों के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त भारत में किसी व्यक्ति को दंडित करने की इसके अतिरिक्त भारत में किसी व्यक्ति को दंडित करने की किसी व्यक्ति को दंडित करने की न्यायिक प्रक्रिया विलंबकारी है। किसी व्यक्ति को दंडित करने की न्यायिक प्रक्रिया विलंबकारी है, एंड लेट लतीफ है, विलंबकारी है, जिससे जीवन के अधिकारों का हनन होता है। जिससे जीवन के अधिकारों का हनन होता है। तो यहां पर आप देखेंगे हमारे पास बड़ी जबरदस्त रिफॉर्म के विषय है। तो अब भविष्य में रिफॉर्म होता रहेगा, लेकिन ये चैलेंज शासन के लिए बहुत ज्यादा है कि हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ही खराब स्थिति में है। इसलिए आप देखोगे समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपराधियों को पता है कि किसी को दंड हो ही नहीं सकता। 20-20 साल तक ट्रायल चलता रहेगा, उसके बाद बेल हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, और जमानत हो जाएगी तो फिर वो समस्या पैदा करता है। लेकिन इतनी बात का विश्लेषण हमने किया केवल एक आर्टिकल, 2 पार्ट का, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 2। अभी तक हमने 2 क्लॉज का विश्लेषण किया। उसके आगे वाली बात है विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रावधान कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे। तो आप देखोगे क्या लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो उस समय, ये ऊपर वाला प्रावधान यानी किसको नहीं मिलेगा? अब अभी बात जानते हैं, हमारे संविधान में कुछ भी किसी चीज की व्याख्या नहीं होती कि विदेशी शत्रु कौन है, निवारक नजरबंद में बंदी व्यक्ति कौन है। ये 2 लोगों को ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक जरा समस्या आप देखिए। मान लीजिए कि अब कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में हमें किसी ऐसे उग्रवादी समूह के नेता को पीछे लेना है जिसके ऊपर सीधे कोई चार्ज है ही नहीं है। आप याद रखिए, एक तो होता है अपराध होना, एक होता है राष्ट्रीय एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास करना। अब ठीक है, अपराध का मामला तो है कि आईपीसी का उल्लंघन किया गया, यानी भारतीय न्याय संहिता का उल्लंघन किया गया।
अब भारतीय न्याय संहिता के उल्लंघन पर अपराध, हत्या, मर्डर पे, इसमें तो पुलिस किसी को ऑप्शन ले सकती है। सवाल है जो सफेद पोस्ट लोग हैं, जो राष्ट्र के लिए ही खतरा पैदा कर रहे हैं, जिन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं है, उनको आप जेल के पीछे कैसे रख पाएंगे? ये चिंता थी संविधान निर्माताओं की। इसलिए आर्टिकल 22 का दो भाग है। एक तो कह रहा है कि मनमानी हिरासत से आपको बाहर रखा जाएगा, एक तो कह रहा है कि मनमानी हिरासत कोई ले ही नहीं सकता, और दूसरा ये कह रहा है कि मनमानी हिरासत में जब चाहें तब ले सकते हैं। न कोई वकील, न कोई दलील और न कोई अपील। इसी का नाम है निवारक नजरबंदी। इसे आप याद रखिए। और विदेशी शत्रु कौन है तो हमारे संविधान में बताया नहीं गया, लेकिन हमारे यहाँ एनिमी प्रॉपर्टी, जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बना गया है, तो उसमें पाकिस्तान के लोगों की प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी के रूप में व्याख्यायित किया गया है। अब एनिमी किसको माना जाए न माना जाए तो सरकार तय करेगी। कसाब को भी हमारे यहाँ एनिमी नहीं माना गया, उसका बाकायदा ट्रायल किया गया। कसाब को अगर हम कसाब को एक लाइन कह देते कि एनिमी है, तो उसके न अपील, न दलील, न वकील। एनिमी एलियन के लिए यानी विदेशी शत्रु के साथ क्या किया जाए ये तो लिखा ही नहीं गया है कहीं। वो तो जेल प्रशासन ही तय करेगा, सरकार तय करेगी। लेकिन कुछ लोगों को हम पीछे रख सकते हैं, क्योंकि उग्रवादी संगठन के नेता, आपने देखा कश्मीर में 370 हटाया गया। अब महबूबा को ऑप्शन लेना था, तो महबूबा कोई अपराधी तो है नहीं, महबूबा कैसे लिया जाता जेल के पीछे? और एक बात याद रखिएगा, बड़े बड़े लोगों की जेल भी बड़ी बड़ी होती है मेरे बच्चों। गांधी जी आगा खान महल में रखे जाते थे, अब केजरीवाल जेल में थोड़े ही हैं। घर का खाना जा रहा है, आम अमरूद सब जा रहा है, अब ठीक है वो बाहर नहीं मिल पा रहे, जेल तो आम लोगों के लिए होता है। बाकी आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति जेल में चला जाए तो आम थोड़ी होता है, वो तो खास हो जाता है। मेरे बच्चों, आपको लगता है राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी जेल गए, नेहरू जेल गए? जेल तो मिला था सावरकर को। राष्ट्रीय आंदोलन में इतना कठोर यातना, अब इतना कठोर यातना शायद हिटलर भी नहीं दे सकता था जितना सावरकर को मिली थी। सावरकर के बारे में तो कहा जाता है कि जब जेल में रखे जाते थे, अभी अंडमान में सब सारी कहानियां हैं, कभी जाइए, दिन भर उनको मतलब यूरिन की भी परमिशन नहीं थी। आपको जब निकाला जाएगा तब पेशाब भी पड़ सकते हैं, बाकी दिन में आप ऐसे बैठे रहिए। हाथ में पैर में जंजीर लगे हुए थे, आप मूव नहीं कर सकते। मतलब ये इसी कहते हैं जेल। बाकी तो सब ठीक है, मेल है, जेल क्या है? तो वो तो बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, इसे आप सोचते हो कि जेल गए जेल गए। जेल तो आम आदमी जाता है मेरे बच्चों। अब नेहरू को क्या करते थे? नेहरू को हमने कई आगा खान पैलेस, गांधी जी को जब अंग्रेज कहते थे गांधी बाबा आपको जेल में लेना है, उनका चलो भेज दो, वहां पे किताब उताब लिख रहे हैं, सेवक लगे हुए हैं, खाना पीना चाय कॉफी बन रहा है, भाई जेल में है। जेल में मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, मैं जेल में हूं। लेकिन अब ऐसे महबूबा को आप क्या समझते हैं? महबूबा को जेल में थोड़ी रखा गया। महबूबा कह दिया कि मैडम आप अपने इस बंगलों से बाहर नहीं जाएंगे। भाई श्रीनगर में जाइए, गोपकार रोड है, गोपकार रोड पे सारे पॉलिटिशियन के जबरदस्त बंगलो, डल लेक के बिल्कुल बगल में। अब आपको कह दिया जाएगा उस बंगलों से बाहर आपको नहीं जाना है, यही जेल है आपके लिए। तो इसे नेता जब बंगलों के अंदर रहते, दाढ़ी उड़ी बना रहते हैं, ऐसा लगता है उनके साथ बड़ी यातना की गई है। शिबू सोरेन जेल में थोड़ी थे, वो तो थोड़ा बढ़ा उड़ा लेते हैं इसलिए कि भाई बाहर आए तो लोग समझे जेल में ही थे कुछ। यही तो आम भोली जनता है मेरे बच्चों। तो हम ऐसे लोगों को कैसे, संविधान निर्माता ने सोच रखा था कि ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों के लिए अलग ही प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के हम कैसे अभी पकड़े। अब आप कहोगे सर ये बताओ, आप कहोगे बताना क्या चाहते हो? रोलेट एक्ट, गांधी बाबा ने किसके खिलाफ आंदोलन किया था? रोलेट एक्ट। भारतीय संविधान निर्माताओं ने रोलेट एक्ट को कहां ठूंस दिया, कहां लगा दिया? ये बताओ यार, ये आजाद देश का संविधान है या गुलाम देश का संविधान है? एक तो करेला और दूसरा
ये मेरे बताओ, ये फंडामेंटल राइट का अध्याय है या मेंटल होने का अध्याय है? ये आलोचना बनती कि नहीं? अरे भाई 22 जब रखा जाने लगा संविधान सभा में हंगामा मच गया। मैं कहा कैसी बात करते हो भैया, आप निवारक नजरबंदी रखोगे? निवारक नजरबंदी का मतलब समझते हो? बिना अपराध के, बिना वकील के, बिना मजिस्ट्रेट के मैं जब तक चाहूंगा कोई खोपचे में रहेगा। अब बताइए, इसका तो मतलब ये हो गया, अब किस आधार पे कि मैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा हूं? राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करना या सत्ताधारी दल के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। केरल से एक पत्रकार आया था, यूपी में घटना हुई, केरल से एक पत्रकार आया था दिल्ली में रिपोर्टिंग करने, बाबा को खबर लग गई। बाबा ने कहा केरल से पत्रकार यहाँ आया है क्या करने? कहा भाई घटना की रिपोर्टिंग करने को खोपचे में लो। सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया, उनका तुम देश के लिए खतरा हो गया बेचारा। साल भर तो उसके पसीने छूट गए। मेरे बच्चों, आप भी बाहर जा रहे हो और आपको कोई पुलिस वाला कहे ओ ये लड़का, ये तो दिल्ली की जो पानी वाली सब पाइपलाइन है सप्लाई, इसे तोड़ने की योजना बना रहा है, इतना ही कहना पर्याप्त है। सीधे आप कहां चले जाओगे ना, पीटी ने मेंस इंटरव्यू। मेरे दोस्तों, इसीलिए आर्टिकल 22 से मतलब हमारा संविधान शुरू कैसे हो रहा है? फिल्म के उस अच्छे पार्ट से जहां लव स्टोरी चल रही थी अभी तक 14, 15, 19। अब तो ऐसा लग रहा है यार ये तो कुछ विलेन आ रहा है इसमें। उस फिल्म का विलेन क्या है? अनुच्छेद 22 शुरू होता है खंड 4 से 7। ये तो विलन हो गया। इसका मतलब ऊपर कहा गया मनमानी हिरासत में लेने के विरुद्ध अधिकार, नीचे क्या है? जब चाहूंगा तब। कैसे? लिख लो मेरे बच्चे, क्या लिखा आपने? हेडिंग लिख लीजिए, निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी निवारक नजरबंदी अच्छा, निवारक का मतलब क्या होता है? निवारक, आप याद रखिए, कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई, जब डॉक्टर को प्रॉब्लम बता दिया कि ये प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन दे दिया, कुछ मेडिसिन डॉक्टर देता है कि भाई ये रखे रहना, अगर आशंका हो कुछ ऐसा ऐसा होने वाला है ले लेना। यानी बीमारी होने पर इलाज ढूंढेंगे या बीमारी के पहले? निवारक, निवारक का मतलब है बीमारी आने से पहले। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, कोई पाइपलाइन बम से उड़ा दे तब जागोगे या योजना पे ही जाग जाओगे? लेकिन अब योजना पे जाग जाओगे तो बड़ा, जयललिता तमिलनाडु सरकार ने, पूर्व मंत्री अम्मा नहीं रही अब, अम्मा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का ऐसा कानून लेकर आ रही थी जिसमें यह कहा गया था अगर सरकार को शक है कोई व्यक्ति बलात्कार की योजना बना रहा है तभी उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। उनका शक है, मतलब ये कैसे तय होगा? अब बताओ, ये निवारक नजरबंदी, निवारक का मतलब है कभी भी आप, कभी भी पुलिस का हस्तक्षेप हो सकता है। इसका मतलब है कि जब भी राज्य चाहेगा किसी व्यक्ति को सीधा, न 24 घंटा, न मजिस्ट्रेट और न वकील, तो मौजे मौजा है। फिर लिखने की बात है, क्या लिखा आपने? पहला पॉइंट, यह प्रावधान, यह प्रावधान अपराध को रोकने के लिए नहीं किया गया है। यह प्रावधान अपराध को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं किया गया है। अपितु
राष्ट्रीय एकता अखंडता, अपितु राष्ट्रीय एकता अखंडता, लोक व्यवस्था में बाधा पहुंचाना, राष्ट्रीय एकता अखंडता, लोक व्यवस्था में बाधा पहुंचाना, राष्ट्रीय एकता अखंडता, लोक व्यवस्था में बाधा पहुंचाना तथा सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति को बाधित करने वाले व्यक्तियों सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति के बाधित करने वाले व्यक्तियों को हिरासत में रखने के लिए यह प्रावधान किया गया है। रखने के लिए किया गया है। अगला पॉइंट, तो अच्छा ये बहुत क्लियर कट डिफरेंस है। देखिए, निवारण नजरबंदी अपराध को रोकने के लिए नहीं है। निवारण नजरबंदी हत्या, मर्डर, डकैती इन सब चीजों के लिए नहीं है। निवारण नजरबंदी किसके लिए है? कोई राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा पहुंचा दे, कोई देश की संप्रभुता पर हमला कर दे, कोई लोक व्यवस्था को बाधित कर दे, यानी कोई सांप्रदायिक दंगा फैलवाने की कोशिश करे, या कोई सार्वजनिक सामग्री की आपूर्ति जैसे सप्लाई लाइन, कोई गैस लाइन, वाटर पाइपलाइन, अगर ये सब तोड़ने का प्रयास करे, तोड़े नहीं प्रयास भी करे, और स्वाभाविक रूप में देखें, अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस किसी को पकड़ लेगी भाई, ऐसी गतिविधियों में शामिल लोग तो आइडेंटिफाई किए ही जाते हैं। इनको टैकल करने के लिए प्रावधान किया गया है। ये आगे लिख लीजिए, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों को इन घटनाओं में शामिल होने से निवारित किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को इन घटनाओं में शामिल होने से निवारित किया जाएगा। निवारित किया जाएगा और इन्हें शामिल होने से निवारित किया जाएगा और इन्हें न तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, न तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और न ही अपने मन पसंदीदा, न ही अपने मन पसंदीदा विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार होगा। न ही अपने मन पसंदीदा विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार होगा। नहीं अपने पसंदीदा विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार होगा। अतः इन्हें बिना न्यायिक ट्रायल के, इन्हें बिना न्यायिक ट्रायल या जुडिशियल ट्रायल के ही जेल में रखा जाएगा। इन्हें बिना न्यायिक ट्रायल या जुडिशियल ट्रायल के ही जेल में रखा जाएगा। इन्हें बिना न्यायिक ट्रायल या जुडिशियल ट्रायल के जेल में रखा जाएगा। अतः इनके लिए न कोई दलील होगा, न कोई अपील होगा,
इनके लिए न कोई दलील होगा, न कोई अपील होगा, और न ही कोई वकील होगा। इनके लिए न कोई दलील होगा, न अपील होगा, और न ही कोई वकील होगा। अच्छा, यही तो रोलर एक्ट में था। लेकिन अब आप देखेंगे, यहां तक तो बात रोलर एक्ट जैसी है, लेकिन आप कहेंगे इसका मतलब है निवारक नजरबंदी में जो व्यक्ति बंद बनाया जाएगा उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, रखा गया है। इसलिए दोनों चीज की गई है। आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 से क्लॉज 7 तक आप देखोगे तो निवारक नजरबंदी में बंदी बनाए गए व्यक्तियों के भी अधिकार हैं, वो नहीं जो ऊपर वाले हैं। इसे ये कहना ठीक नहीं कि नहीं बिल्कुल अंग्रेजी जैसी व्यवस्था है। और दूसरी बात है, अब कई बार उसका मिसयूज तो हो ही जाता है। अंग्रेज हमारे यहाँ व्यवस्था बनाए रखते थे ब्रिटेन के उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ विद्रोह को दबाने के लिए। हमारे यहाँ व्यवस्था क्यों है? क्योंकि भाई अब तो हमारी सरकार है। अच्छा, कई लोग इस अंतर को नहीं समझ पाते। कई लोग जो पॉलिटी नहीं पढ़ते बच्चों, या अब जनता में जागरूकता खूब होनी चाहिए ऐसी, और पॉलिटी पढ़ना बड़ा जरूरी है। अरे भाई, अंग्रेजी शासन में मरेल उखाड़ देते थे, बस जला देते थे। अब तो हम टैक्स देते हैं इन सब चीजों को बनाने के लिए, अपना ही बस जला रहे हैं। अब जनता, भाई सरकार के खिलाफ विरोध है, विरोध है तो ये जनता का फंडामेंटल राइट है, ये आपको लगता नहीं। और ये बात आप देखना, कभी इंग्लैंड के लोग इस घटना में, फ्रांसीसी हमेशा सब हंगामा करते हैं। इंग्लैंड में आज तक कभी मुझे याद नहीं है कि कोई विरोध हुआ हो जहां सार्वजनिक प्रॉपर्टी लोगों ने जला दी हो। बस तोड़ दिया, उसी बस में हमें बैठना है। कमाल की बात है, रेल की पटरी उखाड़ दिया। वो अपने रेल है भाई, ये देश अपना है या पराया है? अब बताओ। तो अब यही जनता नहीं समझ पाती। अब सवाल यह है कि अब ये जो प्रावधान कर दिया गया, इसका मतलब आप ये समझिए, बात आप ये समझिए, अगर हमारे संविधान में ये आर्टिकल 22 न होता तो क्या न होता, वो मैं आपको बता दूं। हमारे यहां पहला निवारक नजरबंदी कानून कब बनाया गया? 1950 में। जैसे संविधान लागू हो रहा था, ये निवारक नजरबंदी अधिनियम पहला बनाया गया था 1950 में, पहला अनुकरण बनाया गया। यही इसी बात पे, इसी से तो एक ही गोपालन को खोपचे में लिया गया था। एक ही गोपालन पॉलिटिशियन थे, कोई अपराधी थोड़े थे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, वो कहाई करते थे देश को तोड़ देंगे, आजादी सही नहीं है, अभी आजादी अधूरी है, आजादी पूरी है। लो, अब ये सब अजीब सी बात नहीं। कोई संविधान को जलाने की बात करे, देश पर ऐसे आक्रमण की बात करे, तो उसको निवारक नजरबंदी में खोपचे में ले या न ले? कमाल की बात। इसलिए तो बना ही था ये, माओवादियों को रखने के लिए। दूसरी बात, लेकिन और भी कई कानून, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये भी निवारक नजरबंदी कानून है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में बना, और जो इंदिरा गांधी ने खूब मिसयूज किया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अब देखिए, ये कानून का मिसयूज था। विपक्षी दल के नेता देशद्रोही थे। लालू प्रसाद यादव कौन सी संप्रभुता पे हमला कर रहे थे? लालू प्रसाद यादव, अब आप इधर को, उसमें जितने नेता हैं आज, वो सब जेल में थे। और कहा भी जाता है जयप्रकाश नारायण पर जब लाठीचार्ज हुई, उनके ऊपर सारे जो युवा नेता थे उस समय, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सब नए नेता थे, और उनके ऊपर गिर पड़े। और कहा जाता है जिसको जितनी ज्यादा लाठी लगी वो उतना पॉलिटिकल रूप में आगे गया। इसलिए मेरे बच्चों, पॉलिटिशियन बनने का नंबर 1 कला मैं आपको बता दूं, जो मैं मुफ्त में बता रहा हूं। उसके लिए पॉलिटी पढ़ने के सब फायदे हैं। कभी अगर आपका मन करे तो मेरे बच्चों देखो कैसे पॉलिटिशियन बनते हैं। उसके लिए पहला लेसन है, पहला लेसन लाठी खाना, दूसरा है जेल जाना। और अब देखो कैसे, अरे मेरे बच्चों, कल्पनाथ राय मऊ के बड़े नेता थे। कल्पनाथ राय अब नहीं रहे उत्तर प्रदेश में, लेकिन नेता कैसे बनते हैं ये सब, ये लालू यादव, रामविलास पासवान, सब लोगों ने लाठी खाई थी, उसके बाद इतना ऊपर गए। और हम क्या सोचते हैं, धरने में नहीं जाएंगे, प्रदर्शन में नहीं जाएंगे, हमसे क्या मतलब है? लो,
और सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, अगर उसके घर के सामने पुलिस आ गई, ये इज्जत का फालूदा बन गया, घर के सामने पुलिस आ गई, नेता का प्रोफाइल बढ़ता है जो पुलिस आती है घर के सामने। भाई किसी नेता को टिकट वगैरह देने से पहले पूछा जाता है भाई कितनी बार जेल गए हो। ये सब प्रोफाइल होना चाहिए ना, जैसे आपकी डिग्री होती है कि बीएड किया है कि नहीं किया है, बताओ। नेता को ये सब करना पड़ता है। कल्पनाथ राय सभा हो रही थी, इंदिरा गांधी की रैली थी, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था उस समय। कल्पनाथ राय काला झंडा लेकर रैली में खड़े हो गए, पुलिस वालों ने मार के गिरा दिया। ये यंग नेता, ये छात्र नेता थे, वो बेहोशी की हालत में। रैली खत्म हुई, इंदिरा गांधी ने कहा वो बच्चे को लाओ जरा, मैं मिलना चाहती हूँ। कौन था? साहसी बच्चा। स्ट्रेचर पर लाद के लेकर गए, सांस आ रही थी। इंदिरा गांधी ने कहा ऐसा क्यों किया? कल्पनाथ राय ने कहा मैडम अगर ये न पिटता तो आप मुझसे मिलती। इंदिरा गांधी मतलब क्या? मैडम मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, आपकी पार्टी में आना चाहता हूं। इंदिरा गांधी ने कहा उसको शामिल करो। कल्पनाथ राय पूर्वांचल के सबसे पावरफुल लीडर बन गए। ये नेता बनने का पाठशाला नंबर 1 मेरे बच्चों। इसलिए नेता सामान्य सोच वाला व्यक्ति नहीं होता है, बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच इसकी होती है मेरे बच्चों। नेता हम क्या सोच, नेता मतलब ऐसे ही कोई बन गया? ना ना, ऐसे कोई नेता नहीं बन जाता। उसके लिए वो 20-20 साल तक पापड़ बेलता है। फार्मूला नंबर 2 अब बाद में बता देंगे। लेकिन मीसा का जिक्र इसलिए आ गया कि सबको जेल जाना पड़ा था, लाठी खानी पड़ी थी। अब यहीं पे विवाद हो जाता है। अब मीसा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रयोग किया गया है, सरकार को बचाने के लिए? ये तो पर्पस नहीं था। इसलिए यही ग्रे एरिया है जहां हमारे संविधान को डिफेंड करना पड़ता है। तो संविधान में समस्या थोड़ी है, समस्या तो पॉलिटिक्स में आती है। मीसा 71 बना था और जैसे जनता पार्टी सरकार आई उसको खत्म कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ निवारक नजरबंदी वाले कानून बनते भी हैं, खत्म भी होते हैं। इसका मतलब मिसयूज खूब था। और उसके बाद पंजाब में जब उग्रवाद घटना चरम पे थी तो बना था टाडा। टाडा बना था 19 टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट। टाडा बना था 85 में 87 में, तो 85 ही है फिर 85। टाडा आप जानते हैं, आतंकवाद विरोधी विध्वंसक अधिनियम। इसी में संजीव बाबा गए थे, संजय दत्त। संजीव बाबा मतलब जानते हैं? अब जब टाडा से छूटे तब उनकी फिल्म आई थी खलनायक। तो उसी में कहा कि जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। ये वाला मामला था। बदनाम होना बहुत जरूरी है। फेसबुक में ऐसी रातों रात अगर आप बनना चाहते हो स्टार, फेसबुक कुछ ऐसी बात करो उल्टी सीधी, देश हिल जाए, आप देखो स्टार बन जाओगे। अब सीधे बच्चे तरह पॉलिटी वाली क्लास करके आओगे, चले जाओगे तो स्टार कैसे बनोगे मेरे बच्चों? मैं तरीका बता रहा हूं, करने को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं। अरे मेरे बच्चों ऐसे तो टाटा तो संजय दत्त बड़े, संजय दत्त के पिता सोचे, पिता सांसद सुनील दत्त सांसद, बहन सांसद। लेकिन एक बात याद रखो, यही समस्या है। कई बार कई बार बच्चे जब प्रतिकूल परिस्थिति में रहते तो आप क्या सोचते हो? अरे हमारी परिस्थिति बड़ी खराब है, तो कोई बुरी आदतों से आप बचे हुए हो। खराब स्थिति इसलिए मेहनत मोटिवेशन बढ़ रहा है आगे बढ़ने का। जिसके हाथ में सब कुछ मिला होता है। फिल्मी दुनिया में 2 राउडी राठौर थे, एक संजय दत्त, दूसरे सलमान खान, दोनों बड़े बाप के बेटे थे। ये सब किसी को समझते नहीं थे। संजय दत्त ने क्या किया था, उस समय मामला पॉलिटिकल था। संजय दत्त कोई आतंकवादी नहीं थे बच्चों। अरे भाई बड़े बाप के बड़े बेटे थोड़ा मोड़ा बिगड़े ही गए, पी लेते थे कुछ, तो पीना कौन सी बड़ी बात है इसको, बस सब कुछ पी लेते थे वैसा। अब पी लिया तो स्वाभाविक रूप में AK-46 रख लिया घर में। अब इसलिए लॉ पढ़ना जरूरी है, पॉलिटी और पढ़ना चाहिए। AK-46 रखने की क्या जरूरत थी? कानूनन जुर्म है ये। और अब मुंबई में मामला फंसा और किसी ने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को, संजय दत्त के घर में AK-46 पकड़ी गई।
अब बताओ, खोपचे में गए, हालत खराब हो गई मेरे बच्चों। इससे हमारे रूल ऑफ लॉ है, कई मामलों में दिखता है। और अगर कोई हाई प्रोफाइल आदमी पकड़ लिया गया और मीडिया उस पर फोकस कर दी तो उसका छूटना और मुश्किल है। आम आदमी तो कहीं भी निकल जाता है, आम आदमी की मीडिया है ही निगाह में, वो हम हाई प्रोफाइल आदमी की निगाह मीडिया आ गई, बड़ा हंगामा हुआ। संजय दत्त से में आ गए टाडा। और आप याद रखिए, निवारक नजरबंदी की विधियां क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि आईपीसी में थी ही नहीं ऐसी कानून, अंग्रेज अलग से बना के रखते थे। तो टाडा तब बनाया गया। अब निवारक नजरबंदी कानून इतनी खतरनाक है कि आप इस कल्पना भी नहीं कर सकते। टाडा में जो गया 6 महीने तक कुछ हो ही नहीं सकता। आपको गिनाना सर, संविधान में 3 महीने वाली बात लिखी गई है, वो लिखा गया है संसद कोई भी शक्ति दी गई, संसद चाहे तो नजरबंदी की अधिकतम सीमा तय कर सकती है। टाडा में जो पकड़ा जाता था 6 महीने कुछ हुआ ही नहीं, पहली बात। दूसरा, आम कानून में उनमें एक बड़ा फर्क है। आम कानून में पुलिस का सबूत नहीं माना जाता, यहां पुलिस के सामने गवाही भी सबूत मानी जाती है। और पुलिस गवाही कैसे लेती है उसका तरीका तो है, लट्ठा पड़ा तो गवाही अपने आप निकलती है। इसे ये सब खतरनाक कानून थे। अगर सोच के देखिए, संजय दत्त जैसा हाई प्रोफाइल आदमी पकड़ा गया, वो तो बाहर आ गया, कितने निर्दोष लोग पिस गए होंगे आपको पता है। इसे याद रखिए बच्चों, कठोर कानून का कई बार बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हो जाता है। मैं कितने आम लोग जो पकड़ लिए गए होंगे, जो मर गए, उनकी तो हमें याद ही नहीं है। संजय दत्त हम हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे, इसलिए सरकार बदली, फिर रद्द किया गया, ये भी खत्म हो गया। बनाया गया फिर खत्म हुआ, मीसा बनाया गया फिर खत्म हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ दिसंबर 2001 में हमला हो गया पार्लियामेंट पे। और जब हमला हो गया, बीजेपी गवर्नमेंट थी उस समय, कानून बनाया पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। पोटा और खतरनाक था, जिसके ऊपर लग गया समझ लो सोटा अपने आप चला गया। अरे मेरे बच्चों, पोटा में तो सीधा था वही मामला, वो टाडा के बराबर कानून था, टाडा से भी ज्यादा खतरनाक था। सीधे गए 6 महीने भीतर, कोई 6 महीने तक न मजिस्ट्रेट, न 24 घंटा, न वकील, 6 महीने तो पीछे मजे करो, उसके बाद हम तय करेंगे क्या होगा। और इतना ही नहीं है, अब 6 महीने तक किसी को रख दिया और सारा पुलिस को ही गवाही देने का अधिकार है, पुलिस किसी को फंसा देगी फिर तो। लेकिन जैसे कांग्रेस सरकार आई, उसे हटा दिया। भाई पोटा का भी, भाई देखिए जितने भी कठोर कानून है, हर कठोर कानून के मिसयूज के चांस तो होते ही है। आम आदमी तो हमारे यहाँ बेचारा अपनी जमानत तक नहीं ले पाता। मैंने कई लोगों को देखा हुआ है कि एक छिनेती में सब पकड़ लिए गए, अब पुलिस ने पकड़ लिया, कहीं मोबाइल छीन रहे थे, कहीं वो सब छीन रहे थे, जेल भेज दिए गए। मोबाइल छीनने के अपराध में 6-6 महीने जेल के पीछे चले गए क्योंकि उनके कोई जमानत लेने नहीं आया। अब बताइए, अगर किसी बच्चे ने मोबाइल छीन लिया तो डांट टूट के भगा दो उसको, जेल भेजने वाला अपराध थोड़ी है ये बच्चों। ये अरे युवा पीढ़ी है, समझा दो उसको एक बार। अब इस पे आप असहमत हो जाओगे मेरे बच्चों, जेल ही सबको रिफॉर्म थोड़ी कर पाती है। युवा पीढ़ी जिस देश की जेल में हो जाएगी तो मामला गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। बहुत ध्यान से देख रहे हो मेरे बच्चे, कुछ खास बात है? बहुत खास बात है मेरे पुत्र। दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, मुझे भी दिखा दो। कुछ तो देख रहे हो, कुछ तो हुआ है मेरे बच्चे। अरे मेरी तरफ देख लो पुत्र, देखो अब यही सब गड़बड़ी है, नहीं तो पोटा भी लग जाएगा तो क्या करोगे। मेरी तरफ देख लो, उसके बाद 2 ही घंटे की बात है, उसके बाद जहां मर्जी वहां देखना तुम। अच्छा अगला, पोटा खत्म हो गया, लेकिन आज भी कुछ नजरबंदी वाले कानून आज भी हैं। तो 67 में कानून बना था, तो यूपीए सरकार ने पोटा खत्म किया, उसके बाद क्या बन गया, यूएपीए आज तक है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अभी भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अभी भी है, यूएपीए अभी भी है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी अवैधानिक गतिविधि निरोध अधिनियम 2004
और एक और भी कानून है जो निवारक नजरबंदी का, वो है कोफे पोसा, वो स्मगलिंग के मामले में लगता है। ये है, ये 1974 में बना था। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये भी है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग। स्मगलिंग एक्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट, यह है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और वो था टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड डिसरप्टिव एक्ट। तो आज के डेट में टाडा नहीं है, मीसा नहीं है, 1950 वाला खत्म नहीं है, ये आपका चल रहा है, ये है, और तीसरा ये है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी विदेशी मुद्रा और तस्करी प्रतिबंधात्मक अधिनियम। विदेशी मुद्रा और तस्करी प्रतिबंधात्मक अधिनियम, ये भी एक प्रकार का हमारे यहाँ नजरबंदी वाला कानून है। और आपको फिर याद दिला दें कि हमारे यहाँ नजरबंदी वाला कानून संसद भी बनाती है और विधानसभाएं भी बनाती हैं, क्योंकि लोक व्यवस्था बनाए रखना किसका काम है? विधानसभा का। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा देखना किसका काम है? संघ सरकार का। दोनों सरकार बना सकती है। आगे लिख लीजिए, हेडिंग थोड़ा चेंज कर लीजिए। क्या मेरे बच्चे? पोटा, हाँ 2002 में बना था। अच्छा सॉरी, मैं 2004 लिख दिया क्या? हाँ अच्छा सॉरी, हाँ अरे ये तो 2004 में ही था, ये 2002 में था, ठीक। अरे देखो यहाँ गड़बड़ी क्या हो गई, ये 2002 में था। अरे ये दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट पे हमला ही हुआ था, तो 2000 में कैसे हो सकता है? दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट पर हमले के बाद बना था, इसलिए इसका ईयर क्या था? 2002। हाँ सही है। क्या नहीं, एनडीपीएस तो अलग है। एनडीपीएस ये निवारण नजरबंदी एक्ट नहीं है। एनडीपीएस का मतलब है जिसमें शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया था, वो सामान्य अधिनियम है, वो एक तरीके से तस्करी रोकने का अधिनियम है। कि एनडीपीएस का मतलब है नारकोटिक्स, एन का मतलब है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। इसका मतलब एनडीपीएस ये है कि अगर कोई व्यक्ति गांजा ले जा रहा है और गांजा 5 ग्राम रखा है तब ठीक है, लेकिन गांजा 20 ग्राम रख लिया तो गड़बड़ है। 5 ग्राम रखा हुआ इसका मतलब खुद के पीने के लिए है, 20 ग्राम है इसका मतलब बेचने के लिए है। अब बताओ ये तय कैसे होगा? इसी मामले में शाहरुख खान का बेटा फंस गया था। इसलिए हमारे यहाँ कई बार कानूनी दांव पेच इतना ज्यादा हो जाता है कि, लेकिन वो निवारक नजरबंदी वाला कानून नहीं है, वो सामान्य कानून है। उसमें स्मगलिंग की बात नहीं होती, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी हो सकता है। कि मान लो कोई 5 ग्राम गांजा पी रहा हो तो अलाउड है, खुद पी रहा है तो अलाउड है। कुंभ मेले में चले जाओ, सारे साधु 5 ग्राम क्या धुआं उड़ा दे रहे हैं गांजे का, पुलिस किसी को नहीं पकड़ रही है। अरे किसको किसको पकड़ेगी? अब इसलिए इस मामले पर बड़ा विवाद हुआ था। और एक बात याद रखो, कई मामलों में तो देखो, अब यही जीवन का अधिकार है तो मुझे पीने की छूट होनी चाहिए, पीने पे भी राज्य नियंत्रण करता है यार। इसलिए जीवन का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। इसे पियो लेकिन अमूल कूल, बाकी चीज नहीं। लिख लो मेरे बच्चों, क्या लिखा आपने? हेडिंग लिख लीजिए। क्या क्या कह रहे हैं? अब देखो, 2 राज्यों में होते तो उसमें एक राज्य तय कर लेते हैं भाई किसको खिलाफ काम करना है। ये तो राज्य कर लेंगे या संघ का कानून लग जाएगा, दोनों लग जाएगा। राज्य में कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो भी हम लगा सकते हैं राष्ट्र का, हम कह देंगे भाई ये संघ के खिलाफ अपराध कर रहा था, हो जाता है। लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? हेडिंग चेंज कर लीजिए।
निवारक नजरबंदी हेडिंग है, निवारक नजरबंदी में रखे गए व्यक्तियों के अधिकार। निवारक नजरबंदी में रखे गए व्यक्तियों के अधिकार। निवारक नजरबंदी में रखे गए व्यक्तियों के अधिकार, पॉइंट नंबर 1। नजरबंदी में बंद नजरबंदी में बंद व्यक्तियों के अधिकार व्यक्तियों के अधिकार निम्नलिखित हैं। व्यक्तियों के अधिकार निम्नलिखित हैं जो अनुच्छेद 22 के खंड 4 से 6 तक उल्लिखित हैं। नजरबंद व्यक्तियों के अधिकार निम्नलिखित हैं जो अनुच्छेद 22 के खंड 4 से 6 4 to 6 तक में उल्लिखित हैं। चार से 6 तक में उल्लिखित हैं, जिसके अनुसार पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 कि यदि किसी व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा यदि किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा समय के लिए नजरबंद किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा समय के लिए नजरबंद किया जाता है तो इसके लिए सलाहकारी बोर्ड के अनुमति की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए सलाहकारी बोर्ड के अनुमति की आवश्यकता होगी। सलाहकारी बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता होगी जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय का निवर्तमान न्यायाधीश, ऐसे लिख सकते हैं। उच्च न्यायालय का निवर्तमान न्यायाधीश किसका मतलब जो अपने पद पे है, अथवा उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता वाला व्यक्ति होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता वाला व्यक्ति होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति योग्यता वाला व्यक्ति होगा। इसका मतलब है, और देखेंगे जैसे कप्पन केरला का एग्जाम्पल हमें बताया। अब संयोग की बात है, वरुण गांधी जो मनेका गांधी के बेटे हैं, और वरुण गांधी अपने पीलीभीत से पहले सांसद थे। पीलीभीत से ही थे या कहीं और? मनेका गांधी पीलीभीत से थे। और वरुण गांधी कहां से थे? हाँ, अभी इस बार अभी हुई है, पर इसके पहले पीलीभीत से थे। तो आप देखोगे कि वरुण गांधी को जब बहन जी मुख्यमंत्री थी, मायावती मुख्यमंत्री थी, तो वरुण गांधी को उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। नॉर्मली ये होता है, संविधान में लिखा गया है
कि जज होना चाहिए, तो जज कहाँ का होना चाहिए? जिस राज्य में हिरासत में लिया जा रहा है वही के हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। और जज हाई कोर्ट का होगा, सोचिए कितना बड़ा प्रावधान किया गया है, डिस्ट्रिक्ट जज नहीं, हाई कोर्ट का जज होगा। तो संविधान निर्माताओं ने नजरबंदी कितना प्रतिबंध लगाने के तरीके बताए हैं। जज हाई कोर्ट का होगा, 3 महीने तक, इसका मतलब ये बात समझ में आ जाती है, 3 महीने तक किसी को जेल के पीछे रखने के लिए कोई प्रावधान आप करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप 3 महीने से ज्यादा किसी को रखना चाहते हैं तो कैसे रखेंगे? एडवाइजरी बोर्ड ऐसा परमिशन दे। एडवाइजरी बोर्ड का चेयरपर्सन कौन होगा? उच्च न्यायालय का जज, या उसके लिए योग्यता यानी जज बनने के योग्य व्यक्ति, अथवा कोई पहले जज रह चुका हो। ज्यादातर कंडीशन में होता है कि जो जज है वही बनता है। अब भाई जज तो सरकार के अधीन होता नहीं, जज तो विधि का व्यक्ति है। इस वजह से इसका मिसयूज बहुत कम हो पाता है। और वरुण गांधी के मामले में अब जैसे कहा 3 महीने तक, जरूरी नहीं कि 1 महीने के, भाई कोई व्यक्ति कहे कि हमें नहीं, हमारी अपील की जाए, हम 1 महीने के भीतर ही जज चाहते हैं। तो वरुण गांधी को लगभग 1-1.5 महीने के बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की अध्यक्षता वाली कमेटी बनी थी और उसने कहा नहीं, वरुण गांधी के ऊपर लगाया गया मामला फेक है। कप्पन, जिसके ऊपर योगी सरकार ने मामला लगाया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने टिप्पणी की कि नहीं, इसके ऊपर निवारक नजरबंदी लगाने के आधार नहीं है। भाई निवारक नजरबंदी का मतलब है कि आप राजनीतिक प्रतिशोध पर नहीं लगाएंगे, न किसी अपराध को रोकने के लिए लगाएंगे। अपराध को रोकने के लिए निवारक नजरबंदी कानून नहीं है, न ही किसी विपक्षी दल को हतोत्साहित करने के लिए है। तो मिसयूज तो यही होता है, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर छोड़ दिया। तो ये तरीका है कि 3 महीने से ज्यादा तक आप बंद नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपने ध्यान से पहली बात को सुना होगा तो आपके मन में ऑब्जेक्शन आएगा। आप कहोगे सर अभी तो कोटा और टाटा में आप बता रहे हो तो 6 महीने तक वो नीचे जाएगा, और फिर यहाँ 3 महीने वाली बात कर रहे हो। इसका मतलब है कि संविधान से बड़ा कोई कानून है क्या? उत्तर है नहीं, क्योंकि उसका कारण आखिरी है। आखिरी का मतलब है आर्टिकल 22 क्लॉज 7 में आप देखोगे एक अलग बात लिख दी गई है। और इसलिए आप देखोगे आर्टिकल 24 से 7 तक जो बातें हैं एक दूसरे को काटती हैं। काटती कैसे है? एक जगह लिखा गया है निवारक नजरबंदी में बंद व्यक्तियों को कारण बताया जाएगा, फिर लिखा गया है अगर सुरक्षा के लिए खतरा हो तो नहीं बताया जाएगा। इसका मतलब से क्या सही होगा? एक जगह लिखा गया 3 महीने तक बंद किया जाएगा, फिर लिखा गया है लेकिन संसद विधि के द्वारा बंदी की सीमा और तय कर सकती है, यह भी व्यर्थ हो गया। इसका मतलब यहां कुल मिलाकर शक्ति राज्य के हाथ में ही है। तो 3 महीने से ज्यादा का मामला क्या है? आगे आप लिख लीजिए अगला पॉइंट। यह उल्लेखनीय है कि पोटा और टाडा में पोटा और टाडा में किसी भी व्यक्ति को यह उल्लेखनीय कि पोटा और टाडा में किसी व्यक्ति को 6 महीने तक नजरबंद रखने का अधिकार था। पोटा और टाडा में किसी व्यक्ति को 6 महीने तक नजरबंद रखने का अधिकार था, क्योंकि अनुच्छेद 22 के खंड 7 में, क्योंकि आर्टिकल 22 के क्लॉज 7 में, अनुच्छेद 22 के खंड 7 में संसद को यह अधिकार दिया गया है। लिख नहीं रहे हो पुत्र? नहीं लिख रहे हो? क्यों? अच्छा अच्छा, हाँ क्या हो गया? चोट लगी कहीं पे? अच्छा बैठ गए। क्या लिखा आपने? हाँ, संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद निवारक नजरबंदी की अधिकतम सीमा तय कर सकती है।
निवारक नजरबंदी की अधिकतम सीमा तय कर सकती है। दोनों बातें संविधान ही कह रहा है। इसका मतलब है कि सामान्यतः नजरबंदी कितने समय के लिए होगा? 3 महीने के लिए। लेकिन अगर संसद कल के लिए कानून बनाकर 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने भी कर दे तो संसद को अधिकार है क्लॉज 7 ऑफ आर्टिकल 22 में। इसलिए दोनों बातें विरोधाभासी नहीं है। तीसरा, अगला पॉइंट, नजरबंद किए गए व्यक्ति को नजरबंदी का आधार बताया जाएगा। आधार बताया जाएगा, लेकिन यदि राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा लोक व्यवस्था पर कोई खतरा हो, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा लोक व्यवस्था पर कोई खतरा हो तो आधार बताने से इनकार भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था पर कोई खतरा हो तो आधार बताने से इनकार भी किया जा सकता है। आधार बताने से इनकार भी किया जा सकता है। अंतिम बात, नजरबंद व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। नजरबंद व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। यानी आप याद रखिए, बात को बहुत माइल्ड कर दिया गया है। ऊपर क्या लिखा गया है कि अपने इच्छा के अनुसार विधि व्यवसायी का परामर्श करेगा। बस इसको ये कहा गया कि अपना पक्ष वो रख सकता है। पक्ष सुनना न सुनना वो सरकार की मर्जी है। अच्छा, इसलिए आप देखोगे आर्टिकल 22 में 19 रहेगा, 19 रहेगा, 20 क्या क्या हुआ, 20 तो रहेगा, 21 रहेगा। इसका मतलब है एक हाथ से अधिकार दे रहे हैं और दूसरे हाथ से छीन ले रहे हैं। ये लिख लीजिए। अगला हेडिंग, आलोचना। आलोचना क्या है? एक एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बीपीएससी का सवाल था, मेंस में यही पूछा गया है कि क्या भारत का संविधान एक हाथ से अधिकार देता है, दूसरे हाथ से ले लेता है? एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से ले लेना, ये मजाक है या अधिकार है? अगला पॉइंट, आलोचना लिख लो। आलोचना, पहला पॉइंट, आलोचक यह तर्क देते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अधिकार कभी भी राज्य के द्वारा छीने जा सकते हैं। कभी भी राज्य के द्वारा छीने जा सकते हैं, क्योंकि संविधान एक हाथ से अधिकार देता है, संविधान एक हाथ से अधिकार देता है, दूसरे हाथ से ले लेता है। संविधान एक हाथ से अधिकार देता है, दूसरे हाथ से ले लेता है।
अगला पॉइंट, निवारक नजरबंदी के समय अनुच्छेद 19 21 और 22 का, अनुच्छेद 19, 21 और 22 का, 22 का पहला दो भाग, 22 का क्लॉज 1 और 2, अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1 और 2 सीधे समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1 और 2 सीधे समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रावधान की कल्पना यूरोपीय देशों में नहीं है। ऐसे प्रावधान की कल्पना यूरोपीय देशों में नहीं है और न ही अमेरिका में कोई ऐसी व्यवस्था है। न ही अमेरिका में कोई ऐसी व्यवस्था है। अगला पॉइंट, निवारक नजरबंदी से पुलिस राज्य की स्थापना होती है। निवारक नजरबंदी से पुलिस राज्य, अंडरलाइन, पुलिस राज्य की स्थापना होती है। पुलिस राज्य की स्थापना होती है जो विधि के शासन के विचार के विरुद्ध है। पुलिस राज्य की स्थापना होती है जो विधि के शासन के विचार के विरुद्ध है। इसे आप याद रखिएगा। अगर कोई अमेरिका यूरोप का व्यक्ति होगा, उसे अपन अनुच्छेद 22 दिखा देंगे, वो भाग खड़ा होगा, वो कहेगा अरे भाई ये नॉर्थ कोरिया है, ये इंडिया है। हमने सुना था दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन बच्चों हमारे संविधान निर्माता न तो इतने नादान थे और न इतने बेवकूफ। हमारे संविधान निर्माता कुछ चीजों को समझ के रख रहे थे। कारण क्या है? अब देखिए अमेरिका यूरोप की कंडीशन तो हमारे यहाँ है नहीं। पहली बात देखिए, अमेरिका में कोई अलगाववादी घटना है, यहाँ नागालैंड, मणिपुर, कश्मीर, जब देखो माओवादी तमंचे बड़े सो कर रहे हैं, गढ़ी चिरौली, कमाल की बात हो गई यार। तो जब हम ये आपत्ति करते हैं कि अमेरिका में ऐसा नहीं, यूरोप में नहीं, तो वहां कैसा समाज, ये भी तो आप देख लीजिए, पहली समस्या। दूसरा, एक बात याद रखिए, कई बार हमारा मन करता है कि दोस्तों होम्योपैथी की दवाई ले, क्योंकि होम्योपैथी की दवाई चूसने में बड़ा मजा आता है, सफेद सफेद जो होता है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई, इसलिए मेरे बच्चों हमें तो लगता है पूरे होम्योपैथी की हॉस्पिटल हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे का जो अभी हुआ, पट्टी उट्टी बांधी गई, मेरे बच्चे को कुछ खटपुट हुआ, कुछ काटा पीटा गया, ऐसे पट्टी बांधी गई, कुछ काटा पीटा गया। अच्छा बताओ, कोई हमारे शरीर का ही कोई भाग काटता पीटता है, स्वैच्छिक रूप में होता है या जबर, मतलब ये मेरे बच्चों बताओ, हमेशा होम्योपैथी की दवाई चूसते रहोगे, कभी कभी सर्जरी भी करवानी पड़ती है। इसलिए मेरे बच्चे, जवाब बहुत साफ है, याद रखो। हम भी ऐसा अरे मेरे बच्चों, गांधी बाबा कहा करते थे, संविधान निर्माताओं से कि तुम लोग क्या संविधान बना रहे हो? तो संविधान निर्माताओं गांधी बाबा से, गांधी बाबा कैसा आप समाज बनाना चाहते हो? क्या राम राज्य? तो संविधान निर्माता, बाबा राम राज्य आपके लिए ठीक होगा, आप इतने नैतिक महान व्यक्ति हो, सबको ऐसा कैसे बनाए? गांधी ने कहा नहीं बन सकता है। तो गांधी बाबा से पूछा, बाबा राम राज्य कैसा है? उनका दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। दुनिया में 3 ही दुख है, शायद मैंने कहीं बताया था आपको। ये 3 दुख नहीं होंगे। यानी हमने फिल्म देखी थी, उसमें कल्पना थी एक ऐसे गगन के तले जहां प्यार ही प्यार पले।
मेरे बच्चों, लेकिन ये दुनिया वैसी है या कुछ अलग किस्म की है? इसलिए एक बात याद रखिए, जहर को जहर ही काटता है और लोहे को। तो मेरे बच्चों, संविधान निर्माताओं ने बहुत भारी मन से यह प्रावधान रखा, बहुत भारी मन से प्रावधान रखा था, क्योंकि मेरे बच्चों याद रखना, हमारे पास जीवन में परफेक्ट विकल्प नहीं मिल पाता, बस ये है कम बुरा विकल्प हमें चॉइस के लिए मिलता है। काश हमें जीवन में परफेक्ट कोई ऑप्शन मिल जाता, परफेक्ट विकल्प मिल ही नहीं पाता। इसलिए आप याद रखिए, संविधान निर्माताओं ने जान के रखा हुआ था कि कई कई बार अब आपको लगता है कि शरीर में सर्जरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पूरे शरीर को बचाना है। अब कश्मीर में आप देख लीजिए, रोज ही मुठभेड़ हो रही है, अभी सामान्य परिस्थितियां हैं, एक तरीके से सीमा पार आतंकवाद का है। अब यहां सीमा कोई दोष नहीं है, केवल आतंकवाद का दोष है, लेकिन नाम में सीमा पता नहीं क्यों आ जाती है। अब चूंकि पाकिस्तान का नाम सीधा डिप्लोमेटिकली लेना ठीक नहीं है, तो कहते सीमा पार आतंकवाद। मैं उस सीमा की बात नहीं कर रहा हूं जो भी सीमा पार करके आई है। मेरे बच्चों, चाइना उधर परमाणु बम लेकर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान उधर खिलाफत खड़ा हुआ है, माओवादी उधर है, मणिपुर में हिंसा उधर है, कश्मीर में वो है। ऐसा ही अमेरिका यूरोप में है। तो बताओ, संविधान निर्माताओं ने अधिकार दिया या छीना? दिया। अरे भाई, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन न लगाते तो। अरे मेरे बच्चों, बिना राष्ट्र की एकता अखंडता को अधिकार मिलता है क्या? पहले राष्ट्र की एकता अखंडता चाहिए, पहले अधिकार चाहिए? पहले राष्ट्र की एकता अखंडता चाहिए। इसलिए निष्कर्ष आप लिख लो। इसका मतलब है हमें हर परिस्थिति में संविधान को बचाना है, संविधान की आलोचना नहीं करनी है। क्या लिखा आपने? निष्कर्ष। संविधान निर्माण के समय से लेकर आज तक संविधान निर्माण के समय से लेकर आज तक भारत के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए अनेक चुनौतियां विद्यमान रही हैं। इसीलिए निवारक नजरबंदी के प्रावधान एक कड़वी गोली की तरह है। इसलिए निवारक नजरबंदी के प्रावधान एक कड़वी दवाई की तरह है। कड़वी दवाई की तरह है जो शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक होती है। कड़वी दवाई की तरह है जो शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक होती है। अब यह बेहतर है, कड़वी दवाई, होम्योपैथी वाली दवाई नहीं। अच्छा बताइए, किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? दवा क्यों खाते हैं फिर? साइड इफेक्ट ज्यादा है या पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा है? कोरोना में एक हमारे परिचित थे, हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर इतना स्टेरॉइड चढ़ा दिया। जब डॉक्टर से उन्हें बहस कर लिया कि आपने इतना स्टेरॉइड चढ़ा दिया, उनका कैसी बात करते हो? पहली प्राथमिकता है इसका दुष्परिणाम के बाद पहली प्राथमिकता इनका जीवन बचाना है, और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उस जीवन तो बचा लिया उसने, बाद में कई कुछ उसके दुष्परिणाम दिखे, जीवन तो बच गया। इसी मेरे दोस्तों, एक मणिपुर क्या है? भारत माता का एक अंग ही तो है मेरे बच्चों। भारत माता का पांव क्या है?
कन्याकुमारी, मस्तिष्क क्या है, कश्मीर, बाहें क्या है, अरुणाचल। अब कोई हमारी भारत माता की बाहों में खरोचेगा तो देखेंगे, ठांस देंगे। कैसे ठांस देंगे? उस समय कहेंगे फंडामेंटल, या मेंटल बना दूंगा उसको। यही प्रावधान है मेरे बच्चों, यही तो प्रावधान है। इसलिए ये भारत है या हमारी माता है? माता है मेरे बच्चों। इस माता के कपड़े क्या है? समुंदर। इस माता के स्तन क्या है? हिमालय। इस माता के दूध क्या है? हिमालय से बहने वाली नदियां। यही खा पी के बड़े हुए हो या कहीं और से ऑक्सीजन पिया है कहीं से? बताओ। इसलिए अपनी माता से बड़ी माता कौन है मेरे बच्चों? और मेरी माता पर कोई बुरी नजर उठाएगा तो छोड़ूंगा या? यही तो मामला है मेरे बच्चों। हेडिंग अग्रे लिखिए, हेडिंग लिखिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा है, अच्छा कई बार हम एक बात बताते हैं तो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, आगे न्यायालय में हमें पढ़ना भी है। लेकिन किसी बच्चे ने पूछा है कि न्यायालय के अंतर्गत मुफ्त वैधानिक सहायता आपराधिक सिविल दोनों मामलों में मिलती है। अरे मेरे बच्चों, सिविल मामले के लिए पहले से लोक अदालत का प्रावधान है। सुन लो मेरी बात। सिविल मामलों के लिए लोक अदालत का प्रावधान है, इसलिए मामला मूलतः आपराधिक में ही आता है। लोक अदालत का मतलब है जहां निःशुल्क वैधानिक सहायता मिलेगी। इसे मूल मामला क्रिमिनल मामले के लिए है। नालसा के दो पार्ट हैं, एक लोक अदालत है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल जस्टिस है। तो लोक अदालत तो बाद में देखेंगे, इसलिए मूलतः क्रिमिनल मामले के लिए है। दूसरा, फिर किसी बच्चे ने पूछा है अपराधी पीड़ित दोनों व्यक्तियों के लिए प्रावधान है। कमाल की बात करते हैं मेरे बच्चों। पीड़ित के लिए प्रावधान होता है, लेकिन अपराधी के लिए भी हम वकील देते हैं। मतलब कोई अपराधी भी है, कोई उसका बचाव करने को नहीं है, तो क्या एमिकस क्यूरी आता है, न्यायपालिका का मित्र। उसलिए न्यायपालिका का मित्र भेजा था, भाई इसकी मदद आप करिए। क्योंकि हर व्यक्ति को बचाव का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति के बचाव का अधिकार होना चाहिए। लेकिन निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार पीड़ित के लिए है, क्रिमिनल के लिए नहीं है। किसी बच्चे, विदेशी राजदूतों को आपराधिक नागरिक दोनों कार्यवाही छूट प्राप्त है। हाँ, दोनों कार्यवाही छूट प्राप्त है। मेनली आपराधिक से है, कोई विदेशी राजदूत है अगर, लेकिन वो हमारे कानून के अंतर्गत आता नहीं। जेल में मतदान करने का अधिकार मुजरिम को नहीं है। चुनाव लड़ने का आजादी क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ फर्जी रूप में किसी को जेल में फंसाया जा सकता है बच्चों। हमारे आधे नेताओं के ऊपर फर्जी केस है। अब आप हमारे यहाँ तो कई बार नॉर्थ इंडिया में देखा, आप घर में बाहर तैयारी कर रहे हैं, पड़ोसी को पता चल गया कि दिल्ली रहता है, तो कहा मेरा बेटा यहीं पढ़ रहा है, दिल्ली कैसे जा रहा है, फर्जी मुकदमे में इसका नाम भी डालो। ऐसा होता है, इसलिए थोड़ा कंडीशन अब समझिए, इसलिए ऐसा किया गया है। क्या मेरे बच्चे? क्या कह रहे हो? मैं नहीं समझ पाया, क्या कह रहे हो? क्या? हाँ। अरे मेरे बच्चों, अरे मेरे बच्चों, कोई सांसद का उम्मीदवार भी जेल में बंद है या कोई आम आदमी जेल में बंद है, किसी को वोटिंग राइट नहीं है। इस मामले में दोनों समान है ना, इस मामले में दोनों समान है। ऐसा थोड़ी सांसद को वोटिंग राइट है। अब चुनाव में खड़ा हो सकता है कोई, अरे भाई इसलिए हमने प्रावधान किया है। अब कह रहे हो अगर प्रावधान को ठीक नहीं लगता कानून चेंज करवा लो, लेकिन इसका मिसयूज के चांस ज्यादा है। कोई भी सरकार चाहे कि विपक्षी दल के आदमी को जेल में बंद कर दे। कि धनंजय सिंह का मामला तो अभी सामने था, धनंजय सिंह को अचानक खुपचे में ले लिया गया, क्योंकि हो सकता है सरकार से उनकी गड़बड़ी हो गई हो। ऐसा मिसयूज है। अब भारत में यही सब तो गड़बड़ी है बच्चों। इतने कानून बना रखे हैं, लेकिन एक ही चीज हमारे यहाँ नहीं बन पा रही है, लोगों का स्वभाव लोकतांत्रिक नहीं हो पा रहा है। लोगों में फेयरनेस नहीं है। क्योंकि हम कबड्डी खिलाड़ी हैं, टांग खींचने की पहले आदत रही है, तो हम टांग खींचना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
अरे सही बात को सही, गलत बात को गलत कहें, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, चिंता मत करो। अभी हमारे थोड़ी समस्या है। किसमें? नेशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट पे करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, सब जगह तीनों स्टेज पे निःशुल्क है। मतलब नाम नाम लिखना चाहते हैं आप? हाँ, हाँ ठीक है, हटा के भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, पूछो मेरे बच्चे। अरे मेरे बच्चे, इतना वकालत करने क्या जरूरत है यार, ये सीधी सी बात है नालसा के अरे मेरे बच्चे, यही है। अब पुलिस हिरासत में लेती है, कैसे करती है, प्रक्रिया पर नहीं जाना है। जिनकी वार्षिक आय पहले 2 लाख थी, 5 लाख कर दी गई है। जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से नीचे, उन्हें निःशुल्क वैधानिक सहायता मिले, कैटेगरी के लोग ये है। अब इसमें विवाद कहां बनता है? अरे भाई, पुलिस हिरासत में ले क्रिमिनल मामला ही तभी आता है, तभी तो आता है क्रिमिनल मामला। क्रिमिनल मामले में हिरासत वाला मामला कहीं ना कहीं रहता ही है। क्या? अरे उस कानूनी दांव पेच में नहीं पढ़ना है आपको। अरे सीधा से बेसिक फैक्ट यार, पता नहीं कानून में क्यों उलझ रहे हो। पूछो मेरे बच्चे, पूछो। कि क्या बोल रही हो? अच्छा, अरे मेरे बच्चे, अकेले कारावास में बंद होने का अधिकार है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसका मतलब है तुम, हाँ, बच्ची बहुत बहादुर है, कितनी तेजी से बोल रही है। लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। देखिए कई लड़कियां तो बैठी है, जो शर्मा सब कुछ आए क्या बोल दे, ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसे ही बोलना चाहिए। ज्यादा खुश मत हो, ऐसा नहीं करना है। ओ माय गॉड, ये तो पीट रही है बगल वाले को, ये आलोकतांत्रिक बेटी। ऐसा नहीं करना, मैं तारीफ कर ज्यादा खुश हो गई क्या? नहीं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब ये है, अकेले अकेले कोठरी में किसी को जेल में बंद न किया जाए। यही तो बत्रा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अकेले जेल की कोठरी में भी 2-4 तुम्हारे जैसे लोग होने चाहिए, जो पीटने के लिए उसको। इसलिए किसी को अकेले कमरे में नहीं रखेंगे, जेल में नहीं रखेंगे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इसके विरुद्ध है अधिकार। आगे बढ़े, बताओ बताओ मेरे बच्चे। हाँ, नहीं है, नहीं है, होता ही है कई बार, वो होता है। आगे बढ़े, हेडिंग, दागो दागो मेरे बच्चे का सवाल। थोड़ा सा शांति से, शांति से, हाँ बात सुन। ओ माय गॉड, देखो, बेल का हिंदी नाम क्या है? जमानत। बेल का हिंदी नाम है जमानत। अब आगे लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए, अगला हेडिंग है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये बड़ा सामान्य से, जल्दी से लिख लीजिए, इसको जल्दी खत्म करते हैं। आगे लिखिए, फट से लिख लीजिए, लिख लीजिए। गरिमा में, देखिए, गरिमा में जीवन के अधिकार में गरिमा में जीवन के अधिकार में शोषण
शोषण समाप्त होना अनिवार्य है। गरिमामय जीवन में शोषण समाप्त होना अनिवार्य है। संविधान में शोषण को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में शोषण को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन शोषण को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन एक व्यक्ति की क्षमता, एक व्यक्ति की क्षमता का प्रयोग दूसरे के लाभ के लिए करना ही, एक व्यक्ति की क्षमता का प्रयोग दूसरे के लाभ के लिए करना ही शोषण है। एक व्यक्ति क्षमता का प्रयोग दूसरे के लाभ के लिए ही करना शोषण है। और अब बड़े सिंपल सी बात बता दें, देखिए संविधान निर्माताओं में दोनों किस्म के लोग थे, समाजवादी भी थे, उदारवादी भी थे। तो पहले तो ये रख दिया गरिमा में जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। और हमारी समाज में समस्याएं थी, विषमता बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने कह दिया कि शोषण नहीं होना चाहिए। तो अब सवाल है सामंतवादी समाज में शोषण कैसे होता है? क्योंकि फिलॉसफी यह है कि व्यक्ति अपने आप में उसका स्वयं का महत्व है। यानी हमारे यहाँ जो माना जाता है, व्यक्तिवाद की पूरी मान्यता है, जो उदारवाद का आधार है कि व्यक्ति का महत्व है। व्यक्ति किसी के लिए साधन के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता। आप साधन है या साध्य हैं? क्या है? इसलिए यूपीएससी साधन है या साध्य है? क्या है? इसलिए मेरे बच्चों, किसी शायर से पूछा गया, किसी शायर से पूछा गया कि अरे मेरे बच्चों देखो, शोषण, देखिए शोषण शब्द, अच्छा शायर वाली बात पे छोड़ देते हैं, अपने आप में बहुत ध्यान देने की बात है। मानव जीवन अपने आप में स्वयं में साध्य है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी के लिए साधन नहीं है। अब ये तो भौतिकतावाद का के जमाना है, अपने आप को ही नहीं समझते, साधन के रूप में प्रयोग कर देते हैं। और कई बार बच्चे एग्जाम से डरते रहते हैं, एग्जाम में ये होगा। अरे इसे आइंस्टीन गए थे एग्जाम हॉल में और पेपर मिला, उनसे कहा गया 3 घंटे में उत्तर लिखो, फाड़ के चले आएंगे, बेकार की बात करते हो, 3 घंटे में उत्तर लिखा जाता है? ऐसे लोग थे मेरे बच्चों। गरिमा, साध्य, ये ऐसे से विलक्षण लोग थे। इस वजह से जबकि समाजवादी मानते हैं, जो समाजवादी कहते थे कि समाज में व्यक्ति की गरिमा और क्षमता का प्रयोग दूसरे के लिए न किया जाए, यहीं से शोषण का विचार है। तो संविधान निर्माताओं ने कह दिया कि नहीं, इस प्रकार के शोषण हमारे समाज में नहीं होंगे। इसलिए मेरे बच्चों, हम तो आए थे जीने के लिए। इसलिए अब देखो बरसात का महीना है, सावन का महीना आ रहा है, इसका मतलब है अब इतने युवावस्था में, इतने अच्छे मौसम में तनाव में जी रहे हो कि पीटी पास होगा नहीं पास होगा, मेंस पास होगा नहीं पास होगा। तनाव में जीना है या जिंदगी जीना है मेरे दोस्त? इसलिए एक मैंने फिल्म देखी थी, तब मैंने देखा था मानवीय गरिमा का मतलब क्या होता है। आजकल वैसा मानव नहीं रहा, आजकल मानव ऐसा नहीं रहा। तो प्रेमिका ने किसी प्रेमी को चिट्ठी लिखी कि भाई घर वापस आ जाओ, और उसने जवाब दिया कि ना ना, नौकरी है, घर वापस नहीं आ सकता। तो प्रेमिका ने जवाब दिया, तेरी 2 टकियों की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। मेरे बच्चे, इस 2 टके की नौकरी चक्कर में हमने अपनी गरिमा ही छोड़ दी। अभी ये मानव की बात है। इसलिए कहा जाता है मेरे बच्चों, लिख लो, ज्यादा भावुक मत बनो। लिख लो, क्या लिखा आपने, क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट, संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 23 में
संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 23 में शोषण के निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अंतर्गत शोषण के निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख किया गया है। पॉइंट नंबर 1, मानव दुर्व्यापार। पॉइंट नंबर 1, मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ऐसे ऐसे आप करके लिखिए पॉइंट, ऐसे में से ग्राफिकल हमेशा आपको पढ़ने में आसान रहेगा, पीटी में गलतियां कम कम होंगी। मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, बलात्श्रम। मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम। अब आप देखोगे अनुच्छेद 23 में बात लिखी गई है, मानव दुर्व्यापार। देखिए, मानव का व्यापार हो जाना, मानव का हमेशा दुर्व्यापार होता है, कई व्यापार नहीं होता। इसे आप याद रखिए बच्चों। कई बार हम कहते हैं ना कि हम अपने आप का अवमूल्यन करते रहते हैं, लेकिन आपकी कोई कीमत नहीं है। आपने कभी अपनी कीमत लगाई है? आपने कभी मानव का प्राइस टैग देखा है? बाजार में हर चीज का एक प्राइस टैग होता है। और इसलिए जो लोग ये कहते हैं अरे मेरे जीवन में कुछ नहीं है, ऐसा हो गया, रोजगार नहीं है, मैं उनसे उनकी किडनी मांगता हूं, दे देंगे? अरे मेरे बच्चे, इसलिए आप देखो, मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि मानव की कोई प्राइस टैग नहीं है। मानव बिकाऊ खरीदा नहीं जाता, और जिस समय मानव बिकताऊ खरीदता था वो दास प्रथा थी, और सामंतवाद में भी मानव बिकताऊ खरीदता था। देखिए, मानव का मतलब क्या होता है? अपनी शर्तों पर जीना, और ये बिरले लोग ही कर पाते हैं। आजकल के पूंजीवादी समाज में ऐसा लगभग नामुमकिन है। पहले लोग अपनी शर्तों पर जिया करते थे। पहले लोग कहा करते थे नौकरी ना करी। ये अब बड़े बड़े जो बड़े पढ़े लिखे लोग थे गांव में, मैंने देखा है कितने गांव में पढ़ लिखे गए, नौकरी करने गए ही नहीं। नौकरी तो कहा जाता था, खेती करने की प्राथमिकता थी क्योंकि उसके बाद साथ थे, वो नौकरी करने के तैयार नहीं थे। इसलिए दुर्व्यापार क्या है? सामंतवादी समाज में मानव दुर्व्यापार का मतलब है कुछ समय हमारे यहां वेश्यावृत्ति शब्द लिखना नहीं चाहते संविधान निर्माता, इंडिकेशन इधर ही था। और मानव दुर्व्यापार का मतलब है किडनी का दुर्व्यापार, मानवीय अंगों का व्यापार, महिलाओं का दुर्व्यापार, बच्चों का दुर्व्यापार। भारत में देवदासी प्रथा थी, जहां पे अविवाहित महिलाओं को रखा जाता था मंदिर की सेवा के लिए। ऐसे भी कुप्रथा पर इनका ध्यान था कि इन सबको हटाया जाए। और बेगार का मतलब यह है काम करा के कोई मेहनताना मजदूरी न देना। सामंतवादी समाज में क्या होता है? बेगार और बलात्श्रम। एक बार याद रखिए, कभी ध्यान से आपने देखा है हार्स पावर नापा जाता है, मानव की आज तक कभी पावर नहीं नापी गई। घोड़े की पावर है, आपकी नहीं। इसका मतलब घोड़े और आप में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो एक बात जो ध्यान से देखने की बात है मेरे बच्चों, आप याद रखिए, हम इसलिए कोई काम करते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट आता है, हम इसलिए कोई काम करते हैं। आप याद रखिए, मानव, पहले मैंने बताया था, मानव का मतलब क्या है? उसे जबरदस्ती कोई काम कराना, यही तो उसके साथ अन्याय है। मानव का, अब आप देखेंगे मानव के स्वभाव में ही है कि हर व्यक्ति कुछ कुछ विशेष क्षमता वाला है। इसे किसी संगीतकार को आप कह दोगे चलो बंदूक चलाओ, भाग खड़ा होगा। संगीतकार को देखिए, अब क्या मतलब, वो पहले से ही रोमांटिक आदमी होता है, बाल कपड़े सब ऐसे ही होते हैं उसके, उसकी अपनी क्षमता है। अब उससे जबरदस्ती काम करवाओ कि संगीत वाला आदमी चलो लोगों को मारो पीटो, कर ही नहीं पाएगा। मारने पीटने वाले आदमी कह दोगे चलो म्यूजिक बजाओ, कहेगा इसमें चक्कू देखें क्या देखें। अरे मेरे बच्चों, हर काम, हर आदमी काम अलग अलग होते हैं। एक बार सेना में एक आदमी भर्ती होने गया, सेना का अधिकारी ने कहा बड़ी आलू एक तरफ, छोटी आलू एक तरफ। तो उसने कहा सर बीच वाले आलू कैसे करते? भाग जाओ, तुम सेना के लिए नहीं हो, दिमाग लगाते हो। अरे मेरे बच्चों,
इस पूंजीवादी समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता हो, कभी जमीन नहीं मिलती, तो कभी। इसे याद रखना बच्चों, जिसका पढ़ने में मन न लग रहा हो, समझ लो बहुत महान बनने के रास्ते पर है। इसका मतलब है पढ़ने में अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो कुछ ऐसा काम आपने चूज किया जो आपके स्वभाव के हिसाब से नहीं है। जिसने भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अगर वो उसके बाद भी पढ़ रहा है तो आप समझो बलाश्रम हो रहा है उसके साथ। क्योंकि क्यों पढ़ क्यों रहे? बापू सर पे चढ़ा हुआ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अपने तो पढ़ा नहीं कुछ। अच्छा, हमारे पेरेंट्स वगैरह जो जिन घरों में बच्चे बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं है, वो बच्चों पर और सवार होते हैं। उनको लगता है सारा बलाश्रम। इसके याद रखो, मतलब जो मेरी मर्जी होगी वो काम करूंगा, जो जमींदार साहब की मर्जी होगी वो काम करूंगा, मेरी मर्जी होगी। इसे आप याद रखो। शहर में एक तो आजादी शहर में आके मिलती है, गांव में आपकी मर्जी नहीं चलती। वहां पे गांव में कोई आगे है, आ जाओ काम करना है, आपको आराम करने का मन कर रहा है, आप बताओ, बड़े जमींदार साहब है, आराम क्या उनके सामने कहोगे आप? यहाँ रिक्शे वाले को देखो, आप कहते हो भैया चलोगा? नहीं चलूंगा, पीने जा रहा हूं, सीधा। एक बार तो मैं रिक्शे वाले से मेरा दंग हो गया। हमने कहा यार इतने महीने से काम करते हो, पीते उते क्यों हो? अरे खाना कैसे खाते हो? उन्होंने कहा सर क्या बात करते हो, पीता ही इसीलिए हूं कि चलाता हूं। मैं खाना कैसे खाता हूं? लंगर में। उनका खाना खाने के लिए रिक्शा नहीं चलाता, पीने के लिए चलाता हूं। बा बहादुर गले लगो, पहले तुम गले लगो। ऐसा ही आदमी कौन हो सकता है जिसका शोषण, लिख लो मेरे बच्चों, तीनों बात, मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्कार। अगले प्रयोग से। लेकिन इसे आगे लिख लो। लेकिन बलात् श्रम या जबरदस्ती कराया गया श्रम, बलात् का मतलब क्या है? जबरदस्ती कराया गया श्रम। बालाश्रम के विरुद्ध अधिकार निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष नहीं है क्योंकि राज्य के द्वारा सार्वजनिक हित में कोई भी अनिवार्य सेवा राज्य के द्वारा सार्वजनिक हित में कोई भी अनिवार्य सेवा आरोपित की जा सकती है। अच्छा, एक खास बात आप देखना, जहां भी डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, 3 फैक्टर तो हर जगह जाएगा, रिलीजन, रेस एंड कास्ट। ये 3 हर जगह, 15 में भी होगा, 16 में भी होगा, 23 में होगा, आखिरी आएगा 29 में। चौथा लोग हो जाता रहा। 3 तो हर जगह रहेगा। यहां क्या है? क्लास। चौथा क्लास है। क्या लिखा गया? आरोपित की जा सकती है, लेकिन इसमें राज्य के द्वारा केवल धर्म, जाति, प्रजाति अथवा वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अभी आपने देखा इजराइल में, जैसे हमास ने इजराइल पे हमला किया, इजराइल ने सारे नागरिकों को बुला लिया, अब आप देश की सेवा करिए। यही और पश्चिम के देशों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्यादातर लोगों को लड़ना पड़ा।
क्योंकि उस समय युद्ध की परिस्थितियां ऐसी थी। और हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि अग्निवीर के माध्यम से सरकार योजना बना रही थी कि हम लाखों करोड़ों ऐसे सैनिकों को तैयार करेंगे जिनको समय पर कभी भी आर्मी हम ले सकते हैं। एक बार आपने आर्मी का प्रशिक्षण ले लिया, बाकी आप और फील्ड में काम करिए। और फील्ड में आपको देखिए, अग्निवीर को लोगों को और फील्ड में प्रेफरेंस दिया ही जाएगा, वो भी सरकार दे भी रही है। ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, आने वाले समय में वार के नेचर बदलेंगे तो हमारे पास एक तरीके से रिजर्व फोर्स होगी, कभी भी जरूरत पड़ी तो हमने बुला लिया लोगों को। अब इस मामले में आप कहोगे कि सरकार, इसका मतलब ये बलात्सर्म नहीं है। अगर देश संकट में है तो आप कहोगे ना सर, इस समय मेरा बंसी बजाने का मन कर रहा है, तो हम कहेंगे बंसी सेना के लिए बजाओ। ऐसे लोगों को भी लिया जाएगा। हाँ, बस उसमें केवल जाति, आप ये नहीं कहोगे ना हरियाणा के हम इसी जाति विशेष को लेंगे, नहीं। या गरीब अमीर, क्लास गरीब अमीर, धर्म जाति के आधार पे किसी को लिया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कंपल्सरी सर्विस हम लागू कर सकते हैं। वहां पे ये नहीं कहोगे कि हमारे जीवन गरिमा का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि मेरे काम करने की इच्छा ही नहीं है। उस समय राष्ट्र संकट में है तो आपकी इच्छा मायने नहीं रखती। फिर राष्ट्र की अस्तित्व बचाना, जहां अस्तित्व बचाने वाली लड़ाई हो जाए वहां, फिर वहां अब रोम जल रहा था, नीरो बैठ के बंसी बजा रहा था, तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए। उस समय आपको आना पड़ेगा। और आगे लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय ने, अगला पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में उच्चतम न्यायालय में अपने निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में शोषण के मायने का विस्तार कर दिया है। शोषण के मायने का विस्तार कर दिया है, जिसके अनुसार निर्धारित दर से कम मजदूरी देना भी शोषण है। आपको याद है मैंने एसी यार्ड वर्कर्स केस में बताया था, निर्धारित दर से कम मजदूरी देना भी शोषण है। और यौन शोषण को भी, विशाखा केस आपको याद है, और यौन शोषण को भी शोषण के दायरे में शामिल किया गया है। यौन शोषण को शोषण के दायरे में शामिल किया गया है। और एक बात आपको याद दिला दें, जो मुद्दा यह है, देखिए, जो पूंजीवाद में शोषण होता ही है। पूंजीवाद समस्या है कई मायनों में, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता थोड़ा समाजवाद तरफ झुकाव चलते थे। अभी तो आप देखोगे दुनिया में पूंजीवाद का प्रभाव है। और पूंजीवाद गड़बड़ी क्या कर रहा है, पहले देखिए, पहले समाजवादी सिस्टम था तो आदमी ने जवानी में अगर किसी सरकार की सेवा की, बुढ़ापे में पेंशन मिलता था उसको, कितनी बड़ी व्यवस्था थी। ये समाजवाद की देन थी। अभी अब देखो पूंजीवाद क्या कर रहा है, हायर एंड फायर की पॉलिसी। जरूरत है तो आपको रखा, जवानी में खूब काम करवा लिया और बुढ़ापा हो गए, जाओ, जरूरत नहीं है। इसलिए अब ये बड़ा विचार का विषय है कि क्या पूंजीवादी व्यवस्था मानव हितों के हिसाब से ठीक होती है। इसलिए आप देखोगे पेंशन के लोग बार बार कहते हैं सरकारी सेवक, भाई ठीक है, अगर अच्छे दिनों में हमने सरकार की सेवा की तो उनका फर्ज है। और क्या जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट सर्विसिंग, अब अमेरिका में क्या है, हर नौकरी 3 साल की है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है। तो अभी कहेंगे नहीं भाई, प्रतिस्पर्धा अपनाओ, कुशलता अपनाओ। भारत जैसे देश में तो अभी भी जहां पे मूलभूत समस्याओं की आवश्यकता है, तो अभी बेरोजगारी तो बड़ा शोषण है ही है। अब इसलिए शोषण के मायने बड़े बढ़ जाते हैं, उसका विस्तार बहुत किया जा सकता है। लेकिन अगला लिख लीजिए, अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 24 में अनुच्छेद 24 में
बच्चों के शोषण को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके अनुसार चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्यमों, खान और कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्यम, खान और कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा। अब आप देखेंगे इस आर्टिकल में एक बड़ी समस्या है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन तीनों में नहीं लगाया जाएगा, तो बच्चों बड़े के बीच की जो विभाजक रेखा है 18 वर्ष की है। इसका मतलब है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तीन के अलावा और जगह लगाया जा सकता है। आप कहोगे खतरनाक उद्यम क्या है? ये संसदीय विधि के द्वारा तय होता है। ये सब तय होता है, जैसे कि माचिस, पटाखे, पेट्रोलियम, मतलब ऐसे उद्योग, स्टील उद्यम जो बच्चों के स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ है। वैसे तो अब देखिए बचपन काम करने के लिए होता ही नहीं, और जिस समाज में बच्चे काम करते हैं उस समाज में आप याद रखिए बचपन खेलने के लिए है। कई बार तो बच्चों के साथ, अब यही देखिए हमारे समाज की बड़ी विडंबना है। देखिए अगर कोई बच्चा कूड़ा करकट बटोर रहा है, पढ़ने नहीं जा पा रहा है, चाय की दुकान पर काम कर रहा है, तो आप समझ लीजिए वो आगे चल के क्या बन जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। बचपन बचपन जैसा होना चाहिए, तभी वो बहुत अच्छा मानव बन पाएगा। नहीं तो बहुत कई बार आप देखोगे कि बहुत से लोग अपराधी किस्म के हो जाते, बड़े कठोर किस्म के होते हैं। जिसको बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, उसका स्वभाव जीवन भर प्रभावित रहता है। जिसको समाज में अब बच्चा खेलेगा नहीं तो उसमें कभी भी उसके व्यक्तित्व की सारी विशेषताएं, यही तो गरिमा में जीवन है बच्चों। गरिमा में जीवन केवल हमारे कंट्रोल में नहीं होता, सामाजिक परिस्थितियां भी होनी चाहिए। इसलिए आप देखोगे लड़कियां बोल क्यों नहीं पाती? क्योंकि इस परिवार ने उनको दबा के रखा है, बोलने नहीं कभी दिया, तो व्यक्तित्व का विकास कहां हो पाएगा? अब इंटरव्यू में कोई पूछेगा कि अपना नाम बताओ, तो मुस्कुराते हैं, बोलो। अब हंसने की बात है, नाम पूछा गया वहां पे, मैं मजाक कर रहा हूं, इसी बच्चियां है नहीं, लेकिन होता है ऐसा। इसलिए मेरे बचपन काम करने के लिए है ही नहीं। अमेरिका यूरोप में कल्पनातीत है बच्चों काम कराना, लेकिन हमारे यहाँ तो सवाल है कि तीन के अलावा भाई 18 एडल्ट तो 18 वर्ष में होते हैं। इसका मतलब है कि तीन को इनमें नहीं, 14 वर्ष से कम लोगों को इनमें नहीं लगाएंगे। चाय के उद्यम पे, साड़ी की दुकान पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगाया जा सकता है। और चौथा, 14 से 18 को कहीं भी लगाया जा सकता है। ये बड़ी विडंब, इसलिए अमेंडमेंट किया गया। आगे लिख लीजिए, उपरोक्त प्रावधान में एक विसंगति है। उपरोक्त प्रावधान में विसंगति है, जिसे 1986 के चाइल्ड लेबर एक्ट, उपरोक्त प्रावधान में एक विसंगति है जिसे 1986 के चाइल्ड लेबर एक्ट, बाल श्रम विरोधी अधिनियम में संशोधन के द्वारा दूर कर दिया गया। बाल श्रम विरोधी अधिनियम में संशोधन के द्वारा दूर कर दिया गया। जिसके अनुसार
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी काम पर नहीं लगाया जाएगा। जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी काम पर नहीं लगाया जाएगा। कहीं भी काम पर नहीं लगाया जाएगा, ब्रैकेट में घरेलू कार्य के अलावा। चौदह वर्ष की उम्र से कम के बच्चों को कहीं भी काम पर नहीं लगाया जाए घरेलू काम के अलावा। और घरेलू का मतलब है कोई छोटा मोटा काम अगर घर पे है तो। और दूसरा पॉइंट, 14 से 18 वर्ष तक के किशोर को 14 से 18 वर्ष तक के किशोर को इन 3 स्थानों पर कार्य में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के किशोरों को इन 3 स्थानों में कार्य के लिए नहीं नियोजित किया जाएगा। और अभी तो आप देखोगे हमारे यहाँ बाल आयोग बन गया है, बाल श्रम रिफॉर्म के लिए काम हो रहे हैं, और आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड रिहेबिलिटेशन फंड भी बनाया हुआ है। तो सरकार प्रयास यही कर रही धीरे धीरे चाइल्ड लेबर भारत से बिल्कुल समाप्त हो जाए। इसलिए 23-24 इतना ही है। महत्वपूर्ण बात है अनुच्छेद 25 में जो शुरू करेंगे कल। आज के लिए इतना ही।